दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज कहां से शुरू की जाए? बात आज शुरू करते हैं। दरअसल 24 महीने यानी 2 बरस प्रधानमंत्री के हो चले हैं। इस दौर में कितने ऐलान किए, जरा ऐलानों की फेहरिस्त देखिए, क्योंकि दस्तक में बात आज कुछ और भी होने वाली है। देश को चौकीदार की जरूरत है। मुझे 60 महीने के लिए चौकीदार का काम दीजिए। भाइयों बहनों, 60 साल तक आपने शासक चुने हैं। शासकों ने आपका क्या भला किया वो आपने देख लिया है। मैं एक ही आपसे विनती करने आया हूं। 60 साल तक आपने शासक चुने हैं, 60 महीने के लिए एक सेवक को चुन करके देखिए। आप निर्णय कीजिए कि आपको शासक चाहिए कि सेवक चाहिए। इस भाषण के 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन 60 ऐलान बीते 2 बरस में हुए हैं। सवाल यही है, व्यक्ति जब विपक्ष में होता है, व्यक्ति जब सत्ता में नहीं होता है तो वो स्वतंत्र होता है, और सत्ता क्या जंजीर के तौर पर जकड़ ली जाती है? ये सवाल कई तरीके से उठते हैं, कई मुद्दों को लेकर उठते हैं, क्योंकि जो बातें जिस भी दौर में जिस तरीके से भी कही गई, और संयोग जंजीर हमने इस रूप में लिखा क्योंकि आज प्रकाश मेहरा की पुण्यतिथि है। गीत भी सुनाएंगे आपको, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं जैश ए मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद को लेकर रेड कॉर्नर नोटिस। खुश हुआ जाए, दुखी हुआ जाए, या मान लिया जाए कि एक रूटीन काम है। जिस नजरिए से देखना है देखिए, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए और फिर तय कीजिए। तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए 20 बरस बीत चुके हैं, और हाफिज सईद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए 10 बरस बीत चुके हैं। और इस कड़ी में जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का नाम भी आज जुड़ गया। तो क्या इस पर भारत खुश हो सकता है कि चलो रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी करवा दिया? या फिर इंटरपोल की सूची में एक नाम भारत की तरफ से वांटेड का और जुड़ गया? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इंटरपोल ने अब तक भारत के कहने पर 160 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, और आज तक सिर्फ 8 वांटेड ही रेड कॉर्नर नोटिस के तहत भारत के कब्जे में आए, और उसमें भी आलम यह कि 8 में से 5 ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो क्या वाकई रेड कॉर्नर नोटिस का कोई मतलब है, या फिर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस अपराध और आतंक की दुनिया में शामिल लोगों की ताकत ही बढ़ा देता है? क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद भारत की मांग पर इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का दाग लिए अपराधियों की एक लंबी फहरिस्त है। उसमें दाऊद भी है, हाफिज भी है, लखवी भी है, आबू हमजा भी है, चीमा भी है, एजाज अहमद भट्ट भी है, इलियास कश्मीरी भी है, अब्दुल रऊफ भी है, मुजामिल भट्ट भी है, मेजर इकबाल अबू संतोष सामंत भी है। और संयोग से सभी का कद या कहें ताकत में इजाफा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद ही होता चला गया, जबकि हर का एड्रेस भारत ने बताया और पाकिस्तान के पास हर की जानकारी है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई पाकिस्तान ने कभी की नहीं। उल्टे भारत के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान ने इनका उपयोग अपने फायदे के लिए किया, और पाकिस्तान में सभी को पूरी तवज्जो मिली। तो पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमलों में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई रऊफ और मुख्य हैंडलर कशिक जॉन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से होगा क्या? क्योंकि कार्रवाई तो आखिर में पाकिस्तान को ही करनी है, क्योंकि सभी पाकिस्तान में ही है, और पाकिस्तान ने कभी माना नहीं कि मसूद अजहर पठानकोट हमले का दोषी है। जी, बदनामी का खेल क्या क्या भारत समझ पाता है? भारत के भीतर सत्ता बदलती है पाकिस्तान को लेकर या आतंकवाद को लेकर लचीला रुख क्यों रहता है? यह सवाल सिर्फ मौजूदा सरकार के मद्देनजर नहीं, ये सवाल तो मनमोहन सरकार को लेकर भी है। सवाल का जवाब आइए टटोलने की कोशिश करते हैं। एक वक्त वाजपेयी सरकार, फिर मनमोहन सरकार, अभी मोदी सरकार। सामने वही पाकिस्तान, वही टेररिज्म। तो क्या ये 2 तस्वीरें आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर भारत की ढुलमुल नीति की पहचान है?
क्योंकि याद कीजिए, ये वही अजहर मसूद है जिसे 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक के बाद यात्रियों की सलामती के बदले रिहा कर दिया गया था। बकायदा जम्मू के कोट बिलावल जेल से छोड़ा गया। और अब जिस पठानकोट हमले का घाव भारत को बेचैन किए है, उसे जिन आतंकवादियों ने अंजाम तक पहुंचाया, उसमें एक नाम शहीद लतीफ का भी है, जिसे 2010 में यूपीए सरकार ने पाकिस्तान के साथ खट्टे रिश्तों में मिठास भरने के लिए छोड़ दिया था। तो इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस की बिसात क्या, या फिर पाकिस्तान को सौंपे जाने वाले डोजियर का मतलब है क्या? ये सब कुछ एक मजाक भर नहीं, क्योंकि जिस शाहिद लतीफ ने पठानकोट हमले के दौरान फिदाइन स्क्वाड को हैंडल किया था, उसी शाहिद लतीफ को 11 साल तक भारतीय जेल में बंद रखने के बाद 2010 में मनमोहन सरकार को लगा कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए 25 आतंकवादियों को रिहा करना चाहिए, और उस फहरिस्त में शाहिद लतीफ भी आ गया। तो वो देखना पड़ेगा किस परिप्रेक्ष्य में उस समय की यूपीए सरकार ने छोड़ा होगा, वो देखना पड़ेगा। यानी आतंकवाद और आतंकवादियों को लेकर भारत के पास कोई ठोस नीति है नहीं, चाहे सरकारें बदलती रही हो, और पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कोई दूरगामी योजना है नहीं, चाहे दिल्ली में सरकार बदलती रही हो, और राजनीति की बिसात पर आतंकवादी भी मोहरा बना दिए गए। यह भी सरकारों के बदलने के साथ थमा नहीं, और नतीजा इसी का कि मोदी के नवाज शरीफ के जन्मदिन पर बधाई देने जाने के एक हफ्ते के भीतर ही पठानकोट हमला हो गया। जांच करने आईएसआई अधिकारी को पठानकोट तक आने दिया गया, और इन सब के बीच अब एनआईए को पाकिस्तान अपने यहाँ आने देना नहीं चाहता। और इसी दौर में कश्मीर में तैनात सेना के सूत्र ये कहने से नहीं चकते कि इस बार कम बर्फ पड़ी है तो आतंकवादियों की घुसपैठ कहीं ज्यादा होगी, और घुसपैठ कराने से लेकर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आईएसआई ही तमाम हालात बना रहा है। यानी आतंकवादियों के साथ वो खड़ा है, यानी भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान में तैयार बैठे आतंकवादियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस उनकी ताकत में इजाफा ही करता है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में अब हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के साथ साथ जैश मोहम्मद का नाम भी अब उभर कर बढ़ने लगा है। दरअसल अगर 2016 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 2 बड़े आतंकी हमले जैश मोहम्मद ने ही अंजाम दिए। उसके साथ साथ जिस अंदाज से संसद पर हमले में आरोपी अफजल गुरू को लेकर राजनीति न सिर्फ अलगाववादियों में होने लगी, बल्कि मुखियादारी पार्टियां भी उस पर राजनीति करने लगी, उससे भी मौलाना मसूद अजहर और जैश मोहम्मद की हैसियत बढ़ने लगी है। और असर इसी का कि घाटी में अब जैश मोहम्मद के आतंकवादी भी दिखने लगे हैं। 2 दिन पहले ही जिस आतंकवादी को सेना ने गिरफ्तार किया वो जैश का ही है, और अब माना यह भी जा रहा है कि जैश के बहुतेरे आतंकवादी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। तो जाहिर है रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब किसी भी आतंकवादी या अपराधी के लिए उसके कद के बढ़ना, ताकत का बढ़ना है, तो फिर भारत का रुख क्या हो। तो मसला सीमा पार का नहीं, चलिए देश के भीतर आते हैं। देश के भीतर उलझे सवालों में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, और अर्थव्यवस्था को संभाले सरकार या संस्थान के भीतर जो भी तालमेल हो उसे बिगाड़ने के लिए और कोई नहीं, बीजेपी सांसद ही बीच में आकर खड़े हो गए। आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो देश में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया इस बहाना से कि मुद्रास्फीति को या इन्फ्लेशन को हम इससे रोकेंगे। इससे देश के साथ बड़ा नुकसान हुआ है, सारा इंडस्ट्री कोलैप्स हुई है, और इस कारण से बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। उसको जितना जल्दी छुट्टी करके वापस शिकागो भेज सकते हो तो भेजना चाहिए। तो गजब के बोल हैं या कहें गजब का पत्र है, जिसमें पहली बार यह कहा गया कि देश में रिजर्व बैंक के गवर्नर ही देश का हित नहीं चाहते, और ये पत्र प्रधानमंत्री के नाम है। जबकि 24 घंटे पहले ही देश के वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा कि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक 2 अलग संस्था हैं। यानी वित्त मंत्री को कहीं नहीं लगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर देश के हित में नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द आरबीआई आर कंसर्न्ड। देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू। It's a very mature relationship. तो क्या वित्त मंत्री की सोच पर सुब्रमण्यम स्वामी का हमला है, या फिर मोदी सरकार और पार्टी में इतना खुलापन है कि मोदी सरकार के निर्णय के खिलाफ बीजेपी सांसद खुले तौर पर बोल सकते हैं? क्योंकि स्वामी ने पीएम को लिखे पत्र में रघुराम राजन को सिर्फ देशद्रोही ही नहीं कहा, बाकी सब कुछ तो लिख ही दिया।
मसलन रघुराम राजन देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राजन की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर की अवधारणा विनाशकारी थी। राजन ग्रीन कार्ड के साथ भारत में रह रहे हैं और मानसिक रूप से वो पूरे भारतीय नहीं हैं। तो स्वामी के पत्र को लेकर सवाल तो कई उठ सकते हैं। मसलन कोई भी कह सकता है कि स्वामी के हिसाब से तो किसी भी ग्रीन कार्ड धारक को देश में कोई पद दिया ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल स्वामी का नहीं, सवाल रघुराम राजन के उन सवालों का है जिसे वो लगातार उठा रहे हैं। मसलन मार्च 2017 तक बैंकों का बही खाता दुरुस्त होना चाहिए, यानी एनपीए का जो खेल देश में कॉरपोरेट और उद्योगपतियों को लेकर चल रहा है उसे रिजर्व बैंक के गवर्नर रोकना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि टिकाऊ विकास के लिए गलत काम करने वाले अमीर और संबंधों वाले रईसों को अब कटघरे में खड़ा करना होगा, यानी क्रोनी कैपिटलिज्म पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए। इतना ही नहीं, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि सबसे तेज विकास की बात कहना अंधों में काना राजा के समान है, क्योंकि प्रति व्यक्ति जीडीपी के आधार पर हम सबसे गरीब देशों में हैं और हमें अभी बहुत आगे जाना है। तो सवाल यही है कि जब गवर्नेंस की जमीन इकोनॉमी की सफलता पर आ टिकी हो और स्वामी इकोनॉमी में छेद बताकर अपना रास्ता बताने में जुटे हैं, या फिर रघुराम राजन के जरिए जेटली को निशाने पर ले रहे हैं, हो जो भी, लेकिन ये एक मुश्किल सबब देश के लिए न सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी है। तो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार के लिए जंजीर के तौर पर खुद सरकार को लपेटे में ले लेना। चलिए एक सवाल आगे बढ़िए। किसे पता था इस देश में जैसे ही ओम शब्द आएगा उसको लेकर भी विवाद हो जाएगा? प्रधानमंत्री को अंदेशा था ऐसा हो सकता है। तो क्या किसी ने सोचा होगा ओम पर भी विवाद इस देश में हो सकता है? लेकिन याद कीजिए, दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने चंद दिनों पहले इस बात का जिक्र कर दिया था कि इस देश में ओम के उच्चारण पर भी विवाद हो सकता है। आज अगर कोई ओम बोल दे तो हफ्ते भर विवाद चलता है कि ओम कैसे बोला जा सकता है, देश बिन सांप्रदायिक है। यानी मोदी इस बात को बाखूबी समझते हैं कि भारत के चरित्र में धार्मिक रीति रिवाजों, प्रतीकों, परंपराओं और मान्यताओं को थोपा नहीं जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की आयुष मिनिस्ट्री ने यह कहते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि इस साल 21 जून को योगा डे पर ओम कहना जरूरी होगा, और इसके लिए यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को एक प्लान भेज दिया, और इस प्लान के तहत योग दिवस पर 45 मिनट का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत में 2 मिनट ओम का उच्चारण किया जाएगा और कार्यक्रम का समापन भी ओम शांति 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 के साथ ही होगा, और इसके अलावे कई आसन, योग वगैरह होंगे। जाहिर है योग दिवस से पहले आयुष मिनिस्ट्री के इस फरमान ने हंगामा खड़ा कर दिया, बहस तीखी कर दी। ओम योगा में कंपलसरी करना गवर्नमेंट की तरफ से हम समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अपने इस फैसले को हुकूमत को वापस लेना चाहिए। योग के जितने स्कूल हैं, जितने विशेषज्ञ हैं, उनसे आप बात कर लीजिए। ओम के बिना योग। तो इस बहस के बीच कोई भी ये सवाल तो पूछ ही सकता है, जब पिछले बरस योग दिवस पर ओम के उच्चारण पर छिड़े विवाद के बाद इसे कार्यक्रम का जरूरी हिस्सा नहीं करार दिया गया था, तो इस बार ऐसा क्यों किया गया? तो ओम शब्द, ओम नमः शिवाय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मसला सिर्फ सरकार का नहीं, मसला तो दूसरे राज्य सरकारों के भीतर जंजीरों का भी है। ऐसी जंजीरें जो कभी जंजीर कभी हार, कभी हार कभी जंजीर। जी, फूलों का हार। जरा रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। आजम खान साहब की वजह से ही समाजवादी पार्टी से हम लोगों को निष्कासित कर दिया गया, मुझे और जयप्रदा जी को। तो मुझे उनसे बहुत डर लगता है। अभी तो मेरा दल से निष्कासन हुआ है, फिर पता नहीं जीवन से भी निष्पादन हो जाए। और बड़े बड़े नेताओं से जिसका बड़ा संपर्क, यानी अमर सिंह साहब, उन्हें भी हमसे जान का खतरा है। बड़ी बहादुर जाति के हैं, इन्हें मुझ जैसे कमज़ोर आदमी से जान का खतरा है। दरअसल इन्हें जान का खतरा नहीं है, ये पेशबंदी कर रहे हैं दोनों लोग हमें मरवाने की। तो मुलायम के मयान में कौन सी तलवार रहेगी? क्योंकि आजम खान से 36 के आंकड़े वाले अमर सिंह की पार्टी में एंट्री से पहले ही राज्यसभा का दरवाजा मुलायम सिंह यादव ने खोल दिया। और आप लोग समझते हो नेताजी के दिल में हैं
और दिल से बड़ी कोई जगह है न, होती नहीं। तो ये हर कोई इंतजार इसी का अब कर रहा है कि आजम खान अब क्या कहेंगे या फिर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि आज भी जब समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जैसे ही अमर सिंह के नाम की चर्चा हुई, वैसे ही खबर यह भी आई कि आजम खान मीटिंग छोड़कर चले गए। लेकिन सवाल तो आज का नहीं है, सवाल तो बीते 9 बरस का है। 2007 में जब पार्टी की हार के बाद अमर सिंह पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, तो उसके पीछे आजम खान ही थे। और बीते 9 बरस में किस किस ने क्या क्या नहीं कहा। सैफई में मुलायम के जन्मदिन पर पिछले दिनों ही अमर सिंह पहुंचे तो आजम खान ये कहने से नहीं चुके कि तेज हवा के साथ कूड़ा भी चला आता है। तो अमर सिंह ने जवाब दिया, सोना चांदी की दुकान के बाहर बैठने वाले कूड़े की कीमत नहीं जानता। तो सवाल अब अमर सिंह का नहीं, वाकई आजम खान का है, क्योंकि मुलायम ने अमर सिंह को राज्यसभा में भेजकर आजम खान की राजनीतिक हैसियत पर सवाल तो खड़ा कर ही दिया है। जवाब आजम खान को देना है, वो जवाब कब देंगे ये वो जाने। लेकिन अमर सिंह की पार्टी में वापसी की घोषणा जल्द ही पार्टी अब करेगी, यह भी तय है। तो सवाल यूपी की सियासत में ना जाइए, यूपी में आम व्यक्ति किस तरीके से हैरान परेशान और महिलाएं खुद न्याय करने के लिए सड़क पे निकल आती हैं, यह भी देख लीजिए। रिपोर्टिंग के दौरान गलत गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहा कि तुम मेरे दिल में जगह बना लो, 6 माह की छुट्टी चले जाओ। सभी एनएम बहनों के सामने कहा तेरे। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस दिन से मेरे साथ कोई न कोई समस्या पैदा करते रहे, झगड़ा करते। जब भी मैं मीटिंग में जाती मेरे रिकॉर्ड फट जाते और 1-2 लोगों के साथ मिला के मुझे परेशान करवाना स्टार्ट किया उन्होंने। रेप गैंग रेप हुआ सर, पुलिस ने कुछ नहीं किया सर। आज तक यहाँ तक गाड़ी में भी लेकर आए, हमको धमकाते रहे बराबर है कि कहते रहे कि मेरी उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे चक्कर में। सर हमारी जान जा रही है, वो किसी की नहीं परवाह के पर। जी सर, सर पुलिस कोतवाल सर ने साफ साफ कह दिया था तुम्हारे गोली मार दी जाएगी। डीएम सर ने कहा 156 से करो जाके। आईजी सर ने साफ कहा कि तुम मार दी जाओगी, जो मर जाओ जाके। मेरे ससुर और मेरे देवरों ने मेरे जान से मारने की कोशिश की, क्योंकि अपना मुकदमा वापस ले लो, तुमको जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारा कोई लड़ने वाला भी नहीं बचेगा। अरे यारी है